हेलो स्टूडेंट्स, देखिए किरचॉफ्स रूल पर हम बात कर रहे थे और किरचॉफ्स रूल के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किए थे। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस की ही बात करेंगे। देखिए किरचॉफ्स रूल जो हैं आपके दोनों रूल्स पे एक बार शॉर्टली बात कर लेता हूँ कि फर्स्ट रूल आपका ये कहता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी करंट्स एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। एंड सेकेंड रूल है इन अ क्लोज लूप द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ कनेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर लूप। क्या साइन कन्वेंशन होगा, कब आपको पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है, वो आपको रूल बता दिए गए थे। जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाएंगे उसमें और क्लियरिटी आपको आती जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन मैंने उस वाले वीडियो में शेयर किया था, उसी पर आगे मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। सीबीएसई एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन ये था कि वी हैव 12 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू कैपिटल आर। मैं डायग्राम बना देता हूँ। क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा था कि मेरे पास 12 रेजिस्टेंसेस हैं और उन 12 रेजिस्टेंसेस को मैंने एक क्यूब की ब्रांचेस में कनेक्ट किया है। मैं एक क्यूब आपके सामने यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ और इस क्यूब की हर ब्रांच में एक एक रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना है। तो ये कुछ इस तरह का क्यूब होगा। ये मैंने क्यूब आपके सामने बनाया है, सभी साइड्स इसकी इक्वल हैं और सभी साइड्स में एक एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। और आपसे ये कहा गया है जैसे इस ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है, मैं इसको कैपिटल चलिए स्मॉल आर एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है स्मॉल आर, इस ब्रांच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है स्मॉल आर, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर, कहाँ रह गया, यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर। तो ये सभी ब्रांचेज में 12 टोटल ब्रांचेज होती हैं और सभी ब्रांचेज में एक एक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू आर है वो कनेक्टेड है। देखिए सीबीएसई एग्ज़ाम में डायग्राम नहीं आया था, लैंग्वेज आई थी और लैंग्वेज ये थी कि वी हैव 12 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ वैल्यू आर एंड ऑल दीज रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन द ब्रांचेज ऑफ अ क्यूब। तो एक क्यूब की ब्रांचेज में मैंने कनेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन आपसे ये था कि इस क्यूब के डायगोनल के अलॉन्ग जो एंड्स होंगे, तो ये एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये जो एंड्स हैं यहाँ पर, ये दो एंड्स जो मैंने दिखाए हैं, इन एंड्स के बीच में आपको इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि अगर सभी रेजिस्टेंसेस इस तरह से कनेक्ट कर दिए जाएं तो इन दोनों एंड्स के बीच में रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, और वो भी किरचॉफ्स रूल को यूज़ करके। देखिए काफ़ी मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन क्लास 12th में जो आप किरचॉफ्स रूल आपके कोर्स में है तो आपसे कहा गया था कि इसको किरचॉफ्स रूल को यूज़ में लेकर के सॉल्व करना है। ओके, तो स्टेप याद कीजिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको शेयर किया था। स्टेप नंबर 1 था कि जिन एंड्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस पूछा है उनके बीच में आप एक बैटरी कनेक्ट करते थे। तो देखिए दोनों एंड्स के बीच में इस तरीके से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है और बैटरी का ईएमएफ हमें शो करना था, कैपिटल ई, मैंने ई शो कर दिया है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या था कि आप इससे करंट ऑब्टेन कीजिए कैपिटल आई और उस करंट को डिफरेंट ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। करेक्ट है, इसको एक नेम मैं दे देता हूँ पहले। तो मान लीजिए इस सर्किट में यहाँ पर एक पॉइंट है कैपिटल ए, यहाँ पर एक पॉइंट है कैपिटल बी, यहाँ पर होगा सी, यहाँ पर पॉइंट होगा डी, यहाँ पर पॉइंट होगा कैपिटल ई से डिनोट कर देता हूँ, यहाँ पर पॉइंट एफ, इस पॉइंट को जी कह देते हैं और इस पॉइंट को कैपिटल एच, इसको भी ले लेते हैं चलिए आई, हाँ तो एच आई जे यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये सर्किट आपका हो गया। अब क्या करना था कि जो करंट आपने ऑब्टेन किया है इसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करना था। सेकंड स्टेप ये कहता था, तो आई करंट यहाँ तक तो आ जाएगा। इस पॉइंट पर आने के बाद ध्यान से सुनिएगा, पहला स्टेप कि मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई, जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, नहीं तो वो भी इंक्लूड होगा तो डेफिनेटली आंसर कुछ अलग आएगा, तो उसको आपको इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मानना है। ओके, तो इस पॉइंट पर आकर के आई करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखिए 3 पाथ के अलॉन्ग करंट जाएगा, कुछ यहाँ और कुछ करंट यहाँ पर जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आप जरा गौर कीजिए कि तीनों पाथ के अलॉन्ग जो रजिस्टेंस है वो सेम है। यहाँ भी रजिस्टेंस आर, इस पाथ के अलॉन्ग भी रजिस्टेंस आर और इस पाथ के अलॉन्ग भी रेजिस्टेंस आर है। तो जब रेजिस्टेंस तीनों पाथ्स के अलॉन्ग सेम होता है तो करंट का डिवाइडेशन भी सेम होता है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आई में से जब इक्वल 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर करंट जाएगा I/3, इस वाली ब्रांच में भी करंट जाएगा I/3 और यहाँ पर भी करंट जाएगा I/3, क्योंकि तीनों रस्तों पर तीनों पाथ्स के अलॉन्ग रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम था तो करंट डिवाइडेशन भी सेम होगा। आई में से I/3 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 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर रेजिस्टेंसेस डिफरेंट हैं तो करंट का डिवीजन भी डिफरेंट होगा, लेकिन उस लेवल का क्वेश्चन क्लास 12th तक नहीं आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं। इसके बाद
ये I/3 करंट यहाँ से जाता हुआ इस पॉइंट पर पहुँचेगा, और आप जानते हैं यहाँ उसको दो रास्ते मिल रहे हैं, और दोनों रास्तों पर फिर वही बात है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, तो बोलिए I/3 में से यहाँ कितना चला जाएगा, I/6 यानी इसका हाफ, और बचा हुआ I/6 ऊपर चला जाएगा, ये बचा हुआ I/6 होगा। समझ गए होंगे। ऐसे ही ये I/3 करंट जो इसमें जा रहा था, इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो कुछ इधर और कुछ इधर चला जाएगा, फिर दोनों रास्तों के अलोंग, यहाँ हम भूल गए हैं, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो यहाँ भी वैल्यू है R, यहाँ भी वैल्यू है R, तो बोलिए ये करंट मेरे पास I/6 बनेगा, और ये वाला करंट भी मेरे पास I/6 ही होगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ। सिमिलरली I/3 करंट यहाँ पर पहुँचेगा और दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, दोनों पार्ट्स के अलोंग रेजिस्टेंस सेम है, तो फिर से यहाँ करंट का वैल्यू होगा I/6, यहाँ भी करंट का वैल्यू होगा I/6। अब ये तो डिवाइड हो गए, अब करंट्स की वापस असेंबल होने की बारी है। इस पॉइंट पर गौर कीजिए, यहाँ से I/6 आ रहा है, और देखिए यहाँ से, देखिए ये वाला, ये भी I/6 आ रहा है। इसी पॉइंट पर दोनों पॉइंट्स पे करंट ऐड हो जाएंगे, और बोलो ऐड होकर के करंट कितना बनेगा, I/3 बनेगा। करेक्ट है। आगे चलता हूँ। सिमिलरली इस पॉइंट पे गौर कीजिए, यहाँ नीचे से देखिए करंट ये वाला, ये करंट आ रहा है I/6, यहाँ से भी देखिए ये वाला आ रहा है I/6, बोलिए दोनों ऐड होकर के फिर से कितना बन जाएंगे, I/3 बन जाएंगे। नेक्स्ट इस पॉइंट की बात करें तो बोलिए नीचे से देखिए यहाँ से करंट आ रहा है I/6, यहाँ से करंट आ रहा है I/6, दोनों ऐड होकर कितने बन जाएंगे, दोनों ऐड होकर I/3 बन जाएंगे। इस पॉइंट पर आ जाइए। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पर देखिए यहाँ से आ रहा है I/3, यहाँ से भी आ रहा है I/3, और यहाँ से भी आ रहा है I/3, तो बोलिए तीनों ऐड होकर के मिलेंगे, और फिर से बोलिए करंट कितना बन जाएगा, I। फिर एक बार देख लीजिए, जितना आपने सेल से करंट गेन किया था, रिवर्स वापस उतना ही जा रहा है, इसका मतलब करंट का डिवाइडेशन आपका करेक्ट है। तो ये तो डायग्राम हो गया। दो स्टेप अब तक मैंने फॉलो कर दिए हैं। नंबर 1, मैंने सेल कनेक्ट कर दिया ऑफ EMF E, मैंने करंट I को डिफरेंट ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नंबर 3, इसके बाद क्या था कि हमें ऐसा लूप सेलेक्ट करना था जिसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है, और उस लूप को लेकर के हमको अननोन करंट्स I1 I2 का वैल्यूज़ निकालना था। ध्यान से सुनिएगा। अब हमें ऐसा लूप सेलेक्ट करना था जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया भी था, जिसमें बैटरी कनेक्टेड ना हो, और उस लूप को लेकर के हम अननोन करंट्स I1 I2 कैलकुलेट करते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखने में हालांकि टिपिकल लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन पिछले वाले से ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि आप देखिए इस डायग्राम में कहीं पर भी I1 और I2 हैं ही नहीं, और जब अननोन करंट्स I1 और I2 सर्किट में नहीं हैं, तो इसका मतलब मैं वो वाला स्टेप जो था जिसमें हम ऐसा लूप सेलेक्ट करते थे जिसमें बैटरी नहीं है, उसको स्किप कर जाएंगे, और सीधा कौन से स्टेप पर पहुंच जाएंगे, सीधा लास्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे, जिसमें हम क्या करते थे, हम ऐसा लूप सेलेक्ट करते थे जिसमें बैटरी कनेक्टेड है। तो अब मैं वही करने वाला हूं, मैं एक ऐसा लूप सेलेक्ट करूंगा जिसमें बैटरी कनेक्टेड है, और उसके लिए इक्वेशन अप्लाई करूंगा। तो कौन सा ले लें, ईजीएस्ट पाथ ले लीजिए। देखिए मैं ये ले लेता हूँ बाहर बाहर वाला, ये जो नीचे से जा रहा है यहाँ से होकर, और ये देखिए क्लोज होके ऐसे वाला। ध्यान दीजिएगा, पेन पे ध्यान दीजिए। मैं इस पाथ को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, और इधर से होके ये लूप इस तरह से जब आ जाएगा तो बैटरी कनेक्टेड है। तो इस लूप का नेम बताइए क्या होगा, फॉर लूप विच वन। ए से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से जी जाएंगे, ए पी सी जी के बाद देखिए आप, जी के बाद यहाँ, जी के बाद आप आ जाएंगे कहाँ, आई पॉइंट पर, तो ये आई हो जाएगा। आई के बाद आप आ जाएंगे जे पॉइंट पर, जे हो जाएगा, और वापस ए पर आ जाएंगे, ये एक पाथ पूरा हो जाएगा। आप इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं, ये आपके चलने की डायरेक्शन है। इस तरह से आप गए हैं, बाद में यहाँ से होकर और यहाँ वापस आ जाते हैं। करेक्ट है। इक्वेशन अप्लाई कीजिए, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बोलिए मेरी और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, तो बोलिए ये पोटेंशियल ड्रॉप I/3 इंटू R होगा। समझ गए होंगे, I/3 इंटू R। यहाँ पर आ जाइए, मेरी और करंट की डायरेक्शन देखिए फिर सेम है, तो यहाँ करंट इंटू रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, पॉजिटिव लेना है, तो ये मेरे पास I/6 इंटू R बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ मेरी और करंट की डायरेक्शन यहाँ भी सेम है, तो यहाँ भी ड्रॉप पॉजिटिव आएगा, I/3 इंटू R आएगा, तो ये भी I/3 इंटू R रहेगा, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू E, क्योंकि E कनेक्टेड है। आप देख लीजिए इस पाथ के अलोंग 1, 2 एंड 3 रेजिस्टेंसेस थे, तो तीनों को हमने लिया है और E के इक्वल डाल दिया है। सॉल्व कर लीजिए। कोई भी अननोन करंट है ही नहीं, अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है I/3 इंटू R कॉमन आ जाएगा, IR/3 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग रहेगा यहाँ से 1 प्लस 1/2 प्लस 1, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल E। और एलसीएम लेकर अरेंज कर लेते हैं, तो IR/3 चल रहा था, एलसीएम जब आप ले लेंगे एलसीएम 2 हो जाएगा, और मुझे लग रहा है ये 5/2 बनेगा।
करेक्ट है, 5/2 इज इक्वल्स टू ई रहेगा। अब याद कीजिए लास्ट स्टेप क्या था कि आप ई अपॉन आई का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से अगर ई अपॉन आई निकाला जाए तो मुझे लग रहा है 5r/6 आएगा, चेक कर लीजिएगा। और आपको याद होगा कि हम कंपैरिजन करते थे ई अपॉन आई इज इक्वल्स टू कैपिटल आर से। जब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो बोलिए आर इज इक्वल्स टू आपके पास 5r/6 आएगा और यही आपके सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा बिटवीन पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल जी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट में आपको दे दूंगा, आप खुद कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का, करंट डिवाइड कीजिएगा, खुद सॉल्व कीजिए। सिंपल क्वेश्चन इसलिए बन गया था क्योंकि अननोन करंट्स यहाँ थे ही नहीं, और जब अननोन करंट नहीं थे तो यू कैन इजीली सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, उसको आप देख लीजिएगा। अनसॉल्व्ड जो क्वेश्चन है 3.9 ये मैं कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही हमको व्हीट स्टोन ब्रिज जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसका लिंक मिलेगा। क्वेश्चन आपसे क्या है कि वी हैव 4 रेजिस्टेंसेस, डायग्राम आपको बुक में दिया हुआ है, और ये जो स्ट्रक्चर एक्चुअली मैं बना रहा हूँ ये व्हीट स्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर है। 4 पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ इनके बीच में कनेक्ट होगा इस ब्रांच में, एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट होगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ, और एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट होगा। रेजिस्टेंसेज मैं इस तरह से शो कर देता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, ये एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ इस तरह से कनेक्टेड है, और एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ कनेक्टेड है। एक रेजिस्टेंस बीच वाली ब्रांच में भी है, एक रेजिस्टेंस इस ब्रांच में भी कनेक्टेड होगा, तो एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ शो कर देता हूँ, यहाँ कनेक्टेड है। अगला कि ये सर्किट आपको दिया हुआ है बुक में, क्वेश्चन नंबर ये 3.9 है, ये पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी दिया हुआ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ भी कनेक्टेड है। चलिए इसको इस तरह से दिखा देते हैं। ये सर्किट आपका बना हुआ है, आपको वैल्यूज़ भी दिया हुआ है कि ये आपका 10 वोल्ट का बैटरी है, ये आपका दिया हुआ है 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी आपको 10 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये भी आपको 5 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये आपको वैल्यू दिया है 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये आपका 5 ओम रेजिस्टेंस है, और ये 10 ओम रेजिस्टेंस है। ये सर्किट आपको दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द करंट इन एवरी ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। ये जो नेटवर्क आपको दिया है इसके ईच एंड एवरी ब्रांच में मैं इसको नेम कुछ दे देता हूँ। मान लीजिए पॉइंट है ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, ये मान लीजिए कैपिटल ई, और ये मान लीजिए एफ। तो ये सर्किट हो गया, हर ब्रांच का करंट चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, फिनिश आप करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तरीका क्या कहता था, अभी जैसा क्वेश्चन हम करके आए हैं कि हम बैटरी कनेक्ट करते थे, ऑलरेडी कनेक्टेड है, फिर हम बैटरी से करंट निकालते थे आई, इस करंट को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करते थे। तो देखिए क्वेश्चन वैसा ही है जैसा मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था। ये आई करंट यहाँ तक तो आ गया है। चलिए अब बताइए, अगर यहाँ पर इस पाथ के अलोंग I1 करंट चला गया, अगर इस आई में से I1 यहाँ भेज दिया है तो बचा हुआ यहाँ जाएगा, और बचा हुआ करंट कितना होगा, बचा हुआ करंट होगा I माइनस I1। सिंपल है, जब I में से I1 इधर चला गया तो बचा हुआ रिमेनिंग I माइनस I1 इधर जाएगा। लिसन केयरफुली, यहाँ से I1 आ गया है इधर, और यहाँ से ये I माइनस I1 आ गया है इधर। अब मान लीजिए, अब 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो इस BD ब्रांच में, ध्यान से सुनिएगा, या तो इस BD ब्रांच में करंट ऊपर से नीचे, या से B से D की तरफ जा रहा होगा इधर की तरफ, या फिर करंट नीचे से ऊपर D से B की तरफ जा रहा होगा। लेकिन मुझे कैसे पता लगे कि किधर जा रहा है, इस बात को मैं लास्ट में आपको एक बार दोबारा से वापस आऊँगा। फिलहाल मैं मान लेता हूँ कि करंट नीचे आ रहा है। नीचे का मतलब कि इस I1 में से कुछ पार्ट नीचे चला गया, कुछ पार्ट यहाँ चला गया। मान लो I1 में से अगर I2 इधर चला गया है तो रिमेनिंग कितना बेटा, रिमेनिंग होगा I1 माइनस I2, ये इधर चला जाएगा। चलिए तो I2 नीचे आ गया, इस I माइनस I1 के साथ यहाँ आकर I माइनस I1, I2 ऊपर से आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे, और बोलिए आगे जो करंट जाएगा यहाँ वो इसका और इसका सम होगा, यानी यहाँ जो करंट जाएगा दैट विल बी I माइनस I1 प्लस I2। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया यहाँ से, ये आ गया यहाँ से। आप बताइए क्या यहाँ फिर से I नहीं बन जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाला करंट और ये करंट ऐड होकर इधर जाएंगे। ये करंट कितना है, I माइनस I1 प्लस I2, ये कितना है I1 माइनस I2, माइनस I1 प्लस I1 कैंसिल, प्लस I2 माइनस I2 कैंसिल, I बचेगा जो यहाँ जाएगा, और इस रजिस्टेंस में वो I करंट ही फ्लो करेगा। समझ गए होंगे।
इस क्वेश्चन में अननोन करंट्स हैं, I1 है, I2 है, तो मुझे यहाँ पर इक्वेशन बनानी पड़ेगी I1 और I2 के लिए। शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा, मैं इस लूप की बात कर रहा हूँ और इस लूप में मैं बेटा इस तरह से चल रहा हूँ, ये मेरा चलने की डायरेक्शन है। ये एरो का मतलब है मैं A से B, B से D और D से A जाऊँगा। तो फॉर लूप, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फॉर लूप A, B, D एंड A, ए बी डी एंड ए के लिए अगर अप्लाई करूं तो डायरेक्ट देखिएगा, बोलिए क्या 10I1 बनेगा। तो ये मेरे पास पहला इक्वेशन 10I1 होगा, प्लस मेरे पास देखिए मैं भी नीचे जा रहा हूँ, ये भी नीचे जा रहा है, तो मेरे पास 5I2 होगा। दूसरी बात माइनस, क्योंकि मैं इधर से चल कर ऐसे जाऊँगा और करंट अपोजिट जा रहा है, तो यहाँ माइनस होगा। तो -5 के साथ I माइनस I1, तो 5 के साथ होगा I माइनस I1 एंड इज इक्वस टू 0 बनेगा। कैलकुलेशन कुछ वही उसी क्वेश्चन के जैसा है जैसे मैंने किया था। तो 10I1 यहाँ से और 5I1 यहाँ से, तो चेक कर लीजिए 15 तो I1 होगा, प्लस मेरे पास मुझे लगता है 5I2 होगा और इज इक्वस टू 5I होगा। I वाला टर्म इधर ले लिया हमने, 5 से डिवाइड कर दिया है, तो ये पिछली बार की तरह 3I1 प्लस I2 इज इक्वस टू I बनेगा और ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 होगा। ये पहला इक्वेशन मुझे मिल गया है। अगला इक्वेशन इस लूप से निकालेंगे, तो यहाँ से चलने का डायरेक्शन में दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी मैं यहाँ से इस तरह से, इधर से चल के ऐसे और इधर से चल के ऊपर जा रहा हूँ, मतलब तरीका वही है, चाहे आप ऐसे दिखा दो चाहे ऐसे, डजंट मैटर, तो आपकी मर्जी है क्या। तो फॉर लूप विच वन, फॉर लूप क्या नाम है लूप का, B, C, D एंड P अगेन, B, C, D एंड B। बोलिए पहला इक्वेशन होगा 5 इंटू I1 माइनस I2, चेक कर लीजिए 5 इंटू I1 माइनस I2, दोनों का डायरेक्शन सेम था तो पॉजिटिव लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ जाइए, अब देखिए मैं इधर जा रहा हूँ और करंट इधर ऑपोजिट है और ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो बोलिए यहाँ जो ड्रॉप आएगा रेजिस्टेंस इंटू करंट वो नेगेटिव आएगा, तो माइनस होगा, 10 होगा, साथ में I माइनस I1 प्लस I2 होगा और चलिए माइनस, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऊपर और करंट जा रहा है, देखिए ये मेरी डायरेक्शन है, करंट के नीचे आ रहा है, तो माइनस होगा, 5 होगा, I2 होगा इज इक्वस टू 0, 5I2 0 क्योंकि बैटरी नहीं है। अरेंज कर लेते हैं, 5I1 यहाँ से 10I1 और आ जाएगा, तो मुझे लगता है फिर से 15 तो I1 हो जाना चाहिए, माइनस 5I2 10I2 और ये तो माइनस 20I2 बना, इसी इक्वस टू 10I बनेगा, चेक कर लीजिएगा। फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3I1 होगा, माइनस 4I2 होगा, इज इक्वस टू 2I होगा और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। कुछ वैसा ही है जैसा पिछले क्वेश्चन में था। तो यहाँ भी 3I1 है, यहाँ भी 3I1 है, तो मैं 1 माइनस 2 कर देता हूँ डायरेक्टली। तो बोलिए इक्वेशन 1 से मेरे पास है 3I1 प्लस I2 इज इक्वस टू I, यहाँ से मेरे पास है 3I1 माइनस 4I2 इज इक्वस टू 2I, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और बोलिए 4 और ये बना 5I2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है, +4 और I2 5I2, यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस 2I है और ये I है, तो बोलिए क्या माइनस I आएगा। तो बोलिए क्या मेरे पास I2 का जो वैल्यू आएगा वो -I/5 आएगा। माइनस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर मैं वापस आऊँगा कि माइनस का मतलब क्या है। फिलहाल मैं I1 और निकाल लेता हूँ। I1 का वैल्यू आ गया है, I2 का सॉरी वैल्यू आ गया है, इस I2 को हम यहाँ इक्वेशन 1 में यूज़ कर लेते हैं। तो बाई इक्वेशन 1 बोलिए इक्वेशन 1 मेरे पास यहाँ देखिए 3I1, तो ये 3I1 मैंने रहने दिया है, ये 3I1 हुआ। यहाँ पर प्लस I2 चल रहा था, I2 का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ विद साइन, याद रखेंगे साइन भी लेना है। तो I2 का वैल्यू देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन था, लेकिन I2 का जब वैल्यू डालेंगे विद नेगेटिव तो ये -I/5 बनेगा और इज इक्वस टू देखिए यहाँ चल रहा था I, तो इज इक्वस टू ये I बना। ओके, अरेंज कर लीजिए। तो बोलिए 3I1 इज इक्वस टू, मुझे लगता है ये I/5 था, तो ये जब आप इधर लेके जाएंगे तो मुझे लगता है ये ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर के 6I/5 बनेगा शायद, चेक कर लीजिएगा। 6I/5 होगा, 3 कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास I1 का जो वैल्यू बनेगा वो 2I/5 होगा। तो अननोन करंट्स की वैल्यू, अननोन करंट I1 और I2 थे, उनकी वैल्यू मैंने I की टर्म्स में कैलकुलेट कर ली है। एक बात और जिसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ जब डिवाइड करते हैं तो इसको I1 ले लेते हैं, इसको I2 ले लेते हैं, फिर यहाँ I3 ले लेते हैं। तो जितना ज़्यादा आप करंट दिखाते जाओगे ना I1 I2 I3, उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन टिपिकल होता जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आप अननोन करंट्स एज्यूम करें, मतलब जैसे मैंने यहाँ I1 और I2 से काम चला दिया,
अगर आप I1 यहाँ शो कर दें, I2 यहाँ शो कर दें, I3 यहाँ शो कर दें तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, जो आपको नहीं करना है। तो यहाँ I1 अगर लिया है तो ये I माइनस I1 लेके चलिएगा, यहाँ I2 लिया है तो इसको I1 माइनस I2 लेके चलिएगा। ओके, चलिए फिलहाल 3 स्टेप हो गए। बैटरी तो ऑलरेडी कनेक्टेड थी, हमने ऐसे लूप सेलेक्ट किए जहाँ पर बैटरी नहीं है और अननोन करंट I1 और I2 का वैल्यू I की टर्म्स में निकाल दिया है। करेक्ट है, माइनस पे मैं वापस आऊँगा, आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आपको याद होगा लास्ट में हम ऐसा लूप सेलेक्ट करते हैं जिसमें बैटरी भी कनेक्टेड है। तो अब बैटरी कौन सा लूप ले लेते हैं अपन, देखिए मैं ऊपर वाला ले लेता हूँ, ये वाला, ध्यान दीजिएगा, मेरे पाथ को देख लीजिए, हम ऊपर ऊपर चलते हैं ऐसे। तो अगर मैं इस लूप के लिए अप्लाई करूँ तो फॉर लूप A, B, C, E, F and A again, A, B, C, E, F, A। इक्वेशन बोली क्या बनेगा, यहाँ 10 इंटू I1 होगा, देख लीजिए 10 इंटू I1 है। अच्छा, यहाँ पर मेरी और इसकी डायरेक्शन सेम है तो यहाँ प्लस रहेगा 5, ये 5 है, और करंट का वैल्यू कितना है, I1 माइनस I2 है। ओके, चलिए यहाँ हो गया, यहाँ अब आ जाइए, यहाँ भी ड्रॉप होगा, और यहाँ जो ड्रॉप होगा वो 10 इंटू आई होगा, तो ये प्लस 10 इंटू आई रहेगा, पॉजिटिव साइन है, और इज इक्वल टू बोलिएगा 10 आएगा, क्योंकि जो EMF कनेक्टेड है उसका वैल्यू है हमारे पास 10, तो हमको 10 लेना पड़ेगा, बाकी तो है ही नहीं। देख लीजिए इस पाथ के अलॉन्ग 1, 2 और 3 ड्रॉप्स आएंगे, तीनों ड्रॉप लिया, और इज इक्वल टू EMF जो कि 10 कनेक्टेड है। सॉल्व कर लेते हैं, 10 I1 यहाँ से, 5 I1 यहाँ से, तो 15, तो फिर एक बार I1 हो गया, माइनस मुझे लगता है 5 I2 हो गया, प्लस मेरे पास 10 I था, ये 10 I था, तो ये 10 I हो गया, और इज इक्वल टू 10। I1 का वैल्यू डालिए यहाँ से उठाकर, तो 15 के साथ में I1 का वैल्यू जब आप यूज़ करेंगे तो ये 2I/5 बनेगा, माइनस 5 के साथ I2 का वैल्यू यूज़ करेंगे, विथ साइन यूज़ करना, -I/5 बनेगा, प्लस 10 I चल रहा था, इज इक्वल टू 10। सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 3 2 6 I हो गया, ये प्लस हो जाएगा, I हो गया, प्लस 10 I होगा, और इज इक्वल टू 10। ऐड कर लीजिए, मुझे लगता है 17 I इज इक्वल टू 10 बनेगा, तो I का वैल्यू बनेगा 10/17 एम्पियर। ये टोटल करंट वो है जो सर्किट सेल से आ रहा है, ये वो टोटल करंट है जो सेल से मिल रहा है, और इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली 10/17। अब I का जब वैल्यू आ गया तो इस I के वैल्यू को आप यूज़ कीजिए यहाँ, तो आपके पास I2 आ जाएगा, तो बोलिए I2 इज इक्वल टू माइनस, बोलिए मैं I का वैल्यू यहाँ यूज़ कर रहा हूँ बेटा, तो बोलिए 1/5 तो चल रहा था, I के प्लेस पर 1/5 साइड कर दिया, I के प्लेस पर आप डालेंगे 10/17, तो बोलिए कैंसिल करके -2/17 एम्पियर आएगा। I1 का वैल्यू चाहिए, तो I1 का वैल्यू यहाँ डालिए, I का वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे इधर में, तो आपके पास बोलिए 2/5 इंटू 10/17 बनेगा, और मुझे लगता है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 4/17 एम्पियर आएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपसे क्वेश्चन ये था कि डिफरेंट ब्रांचेज में करंट निकालना है। अब आप किसी भी ब्रांच का पूछ लीजिए, करंट आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप कहें कि करंट बिटवीन A एंड B, तो A और B के बीच में करंट I1 है, और I1 का वैल्यू 4/17 एम्पियर है। अगर आप कहें करंट बिटवीन B एंड C, तो करंट I1 माइनस I2 है, I1 आपके पास है, I2 आपके पास है, माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ओके, विथ साइन यूज़ करना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तीसरी बात, अगर आपको इस ब्रांच में करंट चाहिए BD, तो BD ब्रांच में करंट I2 है, I2 का वैल्यू हमारे पास है। आखिर तो सभी ब्रांचेस का करंट इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट बात ये कि माइनस साइन क्यों आया, ध्यान से सुनिएगा, यही मेन इस क्वेश्चन को कराने का जो रीज़न था वो यही था कि इस माइनस का कंसेप्ट आपको समझाना था। ये नेगेटिव साइन इसलिए आया है कि आपने जो I2 का डायरेक्शन माना है ना, वो एक्चुअल डायरेक्शन का अपोजिट मान लिया है। लिसन केयरफुली, मैंने क्या माना कि B और D ब्रांच में करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में करंट D से B की तरफ जा रहा है, इसीलिए जो आंसर आया है वो नेगेटिव साइन के साथ आया है। जब भी कभी करंट का वैल्यू नेगेटिव आता हो तो आप समझ जाना कि आपने जो करंट का डायरेक्शन माना है वो एक्चुअल डायरेक्शन का उल्टा मान लिया है। मतलब इस ब्रांच में करंट B से D की तरफ नहीं, D से B की तरफ एक्चुअल में जा रहा है, और वैल्यू उसका 2/17 ही रहेगा। वैल्यू याद रहे, वैल्यू तो 2/17 ही है। इस ब्रांच BD में करंट तो 2/17 ही है, लेकिन कैलकुलेशन करते टाइम आपने ये माना कि करंट B से D की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में करंट D से B की तरफ जा रहा है, वैल्यू 2/17 ही रहेगा।
इसको कैसे दूसरे तरह से भी आप समझ सकते हैं। आप मुझे बताइए, करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ अगर करंट जाएगा तो करंट, बताइए, मैं अगर यहाँ नेगेटिव साइन आया है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि करंट एक्चुअल में बी से डी नहीं, डी से बी जा रहा है। और ये कब हो सकता है? व्हेन पोटेंशियल ऑफ डी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, तभी तो ये पॉसिबल है कि करंट डी से बी की तरफ जाए। कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप ध्यान से देखिएगा। करंट देखिए आई आया, इस पाथ के अलॉन्ग रेजिस्टेंस है 10, इस पाथ के अलॉन्ग रेजिस्टेंस है 5। किस वाली साइड में, ए बी के बीच में या ए डी के बीच में, करंट फ्लो कराने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा? यहाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस 10 है तो करंट फ्लो कराने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। यहाँ रेजिस्टेंस 5 है तो इस ब्रांच में करंट बोलो इसके कंपैरेटिवली इजी फ्लो हो जाएगा। तो जहाँ इजीली फ्लो हो जाएगा वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, तो अगले पॉइंट पर पोटेंशियल क्या ज़्यादा नहीं पहुँचेगा? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा ए पॉइंट कनेक्टेड है 10 वोल्ट से, यानी ए पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। तो 10 में से जब यहाँ करंट फ्लो कराने के लिए वर्क करना पड़ा तो इसको 10 से कम मिलेगा। मान लो अगर 4 वोल्ट कंज्यूम हो गया यहाँ, तो 10 में से 4 हटाकर यहाँ 6 पहुंचा। लेकिन जब यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा लेकिन कम होगा, 10 में से 2 ड्रॉप हुआ, यहाँ 8 पहुंचा। और अगर 8 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। और करंट का डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम हाई टू लो होता है। मुझे पता था कि करंट का डायरेक्शन ऐसे जाएगा, लेकिन मैंने जानबूझकर करंट को इसी तरह से दिखाया ताकि आपको ये बात समझा सकूं कि अगर आंसर में करंट का वैल्यू नेगेटिव आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने जो करंट का डायरेक्शन मान लिया है सर्किट को सॉल्व करने के लिए, वो एक्चुअल डायरेक्शन का उल्टा मान लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। आंसर नेगेटिव आया है लेकिन करंट का वैल्यू मुझे चाहिए था, वैल्यू 2/17 ही रहेगा। तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3.9 था, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। इस वीडियो में मैं केवल 2 क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, जल्दबाजी मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में गलती करें। मैंने आपसे कहा था कि इस टॉपिक को पढ़ाने का तरीका सबका अलग है, सब अलग अलग तरीके से समझाएंगे, आपको दिक्कत हो सकती है, सबके टॉपिक्स मिक्सअप हो सकते हैं, प्लस एग्ज़ाम्स भी चल रहे होंगे, तो इसलिए मैं उतना ही वर्क दे रहा हूँ जितना आप कर सकें। थैंक यू सो मच।